नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 55। आज के सेशन में हम जो टॉप 6 स्टोरीज को कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रांट्स इन एड फॉर आरएलबीज। आरएलबीज क्या है? यानी रूरल लोकल बॉडीज। इसके लिए अनुदान का क्या सिस्टम होता है, टाइड ग्रांट्स और यूनाइटेड ग्रांट्स में क्या फर्क होते हैं, ये होते क्या है, इसको जानेंगे। उसके बाद फिर ई आई एल पी प्लेटफॉर्म। आपको मालूम है कि आई एल पी यानी इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लागू होता है और मणिपुर में भी हाल फिलहाल इसे रिसेंटली ऐड किया गया था, तो उससे रिलेटेड कुछ खबरें इसमें आई हैं, तो इसको देखेंगे। फिर लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड जो है वो डिक्लेयर किया है, उसको जानेंगे। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर, जिसके 7 साल जो है कंप्लीट हुए हैं। फिर पीसा ओईसीडी यानी हायर एजुकेशन से रिलेटेड और भारत के इससे क्या मतलब रिलेशंस हैं और किस तरीके से इसमें आगे काम कर सकते हैं मिलकर, उसको जानेंगे। एंड फाइनली लेथम्स स्नाइप। लेथम्स स्नाइप क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा सबसे पहला जो पहली स्टोरी है हमारी, वो है ग्रांट इन एड्स यानी आरएलबीज। हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लगभग 13,400 करोड़ रुपए का जो एक अनुदान है वो दिया है। कितने राज्यों को? 25 राज्यों को। और वो भी किसके लिए? इन 25 राज्यों में जो आरएलबीज है, रूरल लोकल बॉडीज, इनके लिए उन्होंने इसको रिलीज किया है। दिस ग्रांट इन एड इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ टाइड ग्रांट्स ऑफ द ईयर 2021। तो ये टाइड ग्रांट्स की कैटेगरी में काउंट होगा। ऐसा किसका कहना है? ऐसा 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस का कहना था, जिसका पालन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया। अब ये फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स होते हैं, ये होते क्या हैं बेसिकली? तो बेसिकली ये होता है कि बजट जो आता है आपका, बजट में फंड्स प्रोवाइड्स किए जाते हैं। किसको? लोकल बॉडीज को। साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स दिए जाते हैं। कंपनसेट्स एनी रेवेन्यू लॉस टू स्टेट्स आफ्टर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जैसे केरल है, केरल को आपने बजट में कुछ ग्रांट्स दे दी वहाँ की आरएलबीज के लिए। अब वहाँ पर आ गया एकदम से साइक्लोन, बहुत बड़ा तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, काफी लोग वहाँ पे त्रस्त हो गए। तो फिर उसके अलावा उस पर और भी मतलब उससे कंपनसेट करने के लिए और अनुदान वगैरह दिए जाते हैं। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 requires both the center and states to help Panchayati Raj institution to evolve as a unit of self-governance by assigning them funds, function and functionaries. Basically, भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का? तो 3 टियर स्ट्रक्चर है, राइट। पहले पे सेंटर काम करती है, फिर स्टेट काम करती है, फिर ये लोकल बॉडीज काम करते हैं। और ये इसकी जो नींव थी वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रखी गई थी? वो रखी गई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, राइट। अब बात करते हैं कि टाइड ग्रांट क्या होता है और यूनाइटेड ग्रांट क्या होता है। देखिए, जो टोटल ग्रांट दिए जाते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये किसी को दिए, एक फिगर मान के चल लेते हैं कि कोई लोकल बॉडी थी, रूरल लोकल बॉडी थी, उसको मैंने 100 रुपये दिए। उसका जो 60% है ना, वो टाइड ग्रांट में काउंट होगा, यानी कि 60 रुपये का जो अनुदान है वो टाइड ग्रांट में आएगा। टाइड ग्रांट का मतलब है कि इट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंड्स टू द रूरल बॉडीज ओवर एंड अबव द फंड्स एलोकेटेड बाय द सेंटर फॉर improving sanitation and maintenance of open defecation free status and supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling under the centrally sponsored schemes। बेसिक बात यह है कि ये 60 रुपये आपको जो यूज़ करने हैं मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके आपको यूज़ करने हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस किस चीज़ का? जो आपको केंद्रीय सरकार कहेगी कि आप ये सब चीज़ें इंप्रूव कीजिए अपने अपने लोकल बॉडीज़ के अंदर में, यानी कि जो डायरेक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, सेंटर का ही होगा। बाकी बच गए कितने? बाकी बच गए 40%, वो कहलाएगा यूनाइटेड ग्रांट, राइट। और उसको यूटिलाइज किया जाएगा पंचायती राज का अपना मतलब उसमें वो होगा, यानी जो लोकल बॉडीज है उसकी अपनी इच्छा होगी कि वो इस 40 रुपए को कैसे कहाँ खर्च करेगा, क्या क्या उसके नीड है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिक पोजीशंस है जहाँ पर उसे इसे खर्च करना चाहिए, वो सारी बातें। तो ये उनके अपने डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर होती है। और ये जो 60 रुपए होते हैं ये सेंटर के पावर के ऊपर होती है। अब इसमें एक चीज और आती है, फाइनेंस कमीशन। आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन कैसी निकाय है? ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट्स में जो पैसे हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स है, टैक्स का जो पैसा आया है, कराधान का जो पैसा है, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो ये पूरा फॉर्मूला तैयार करके फाइनेंस कमीशन ही देती है। कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 280 में आती है। स्टैटिक जीके का एक सवाल बहुत ही बार बहुत सारे पेपर में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर द आर्टिकल ऑफ 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं? हर 5 साल के इंटरवल के बाद एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। अभी 15वीं फाइनेंस कमीशन चल रही है, जिसके चेयरमैन कौन है? जिसके चेयरमैन है एन के सिंह। और ये 2021 से लेकर
25-26 तक जो है वो चलेगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें। हाल फिलहाल आपसे एक पहला सवाल पूछ लेता हूँ, एनके सिंह की भी हाल फिलहाल एक किताब आई है, उस किताब का नाम आप मुझे बताइए। राइट, हाल फिलहाल एनके सिंह की एक किताब भी इन्होंने लिखी थी, उनका नाम आप अगर बता सके तो बहुत अच्छा है। कुछ पेपर्स में पीछे पूछा गया है और आने वाले पेपर्स में पूछा भी जा सकता है। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज EILP प्लेटफॉर्म। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, नाम बता दो यार जरा इनका फटाफट कमेंट थ्रेड में। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअली क्या किया है, EILP प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। किस लिए? फॉर द इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम इन द स्टेट। अब ILP सिस्टम आया कब मणिपुर के अंदर में? तो 1 जनवरी 2020 को आया। बहुत बवाल मचा था, मणिपुर इस पहले से कवर अप नहीं करता था, यानी ILP जो है वो मणिपुर को कवर अप नहीं करता था, लेकिन काफी बवाल के बाद फिर 1 जनवरी 2020 को इसमें लाया गया। मणिपुर में बेसिकली 4 तरीके के परमिट्स जो है इशू किए जाते हैं, टेम्पररी, रेगुलर, स्पेशल एंड लेबर परमिट। अगर आप लेबर हैं, वहां पे काम करने जा रहे हैं, तो आपको लेबर परमिट मिलेगा। टेम्पररी फॉर ट्रेवलिंग बेसिस के ऊपर मिलता है। रेगुलर जो मतलब आप लगातार आते जाते रहते हैं, मान लीजिए मैं कुछ बिजनेसमैन हूँ, लगातार मेरा मणिपुर आना जाना लगा रहता है, तो मैं ट्रैवलिंग में नहीं काउंट करूंगा, मैं उसे रेगुलर परमिट में काउंट करूंगा। और स्पेशल तो फिर स्पेशल आप इसको भी टूरिज्म में काउंट कर सकते हैं। ILP सिस्टम की अगर थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। तो ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत कुछ रेगुलेशंस बनाए थे, जिससे आउटसाइडर्स को वहां पर जाने से मना किया जा सके, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ऐसा किस लिए किया गया था? देखिए, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, ताकि कोई दूसरे लोग इसमें आके ट्रेडिंग वगैरह ना करे, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम यहाँ पर जो है वो डेवलप कर दिया। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो 1950 में भारत की सरकार ने ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करके वहां पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर ये भी सोचा कि ये जो इलाके हैं ये अपने आप में थोड़े से मतलब प्रोटेक्टिंग एरियाज में काउंट होते हैं, यहाँ पे लोकल जो आबादी है उनके कंसर्न्स अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, तो इंडिजिनस पीपल को यहाँ पर आउटसाइडर से बचाया जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने इस सिस्टम को चालू रहने दिया। किस सिस्टम को? इनर लाइन परमिट सिस्टम को। बेसिकली ये होता क्या है इस सिस्टम में? ये एक ILP एक डॉक्यूमेंट है दैट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस इन ऑर्डर टू एंटर स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। It is issued by the concerned state government and can be issued for travel purposes solely. Such states are exempted from provisions of Citizenship Amendment Act. राइट, मैंने आपको बताया था जैसे कि CAA के मुद्दे पे इसको फिर जो है मणिपुर को ILP का दर्जा दिया गया था, जिसके लिए संसद में काफी ज्यादा बवाल मचा था। अब फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉरेनर्स के लिए एक अलग तरीके का परमिट बनता है, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP। तो फॉरेनर्स जो हैं, विदेशी जो हैं, उनको इस तरीके का परमिट चाहिए होता है अगर उनको इन स्टेट्स को विजिट करना है टूरिज्म के लिए या अपने मतलब घूमने फिरने के लिए। अंडर द फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958, ऑल एरियाज फॉलिंग बिटवीन द इनर लाइन एज डिफाइंड इज द सेड ऑर्डर एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया। राइट, तो ये कौन सा ऑर्डर कहता है? 1958 का फॉरेनर प्रोटेक्टेड एरियाज कहता है। A foreign national is normally not allowed to visit a protected areas or restricted areas unless it is established to satisfaction of the government that there are extraordinary reasons to justify such visit. Right? तो ये सारा का सारा जो पावर है वो सरकार के पास ही दे दिया गया है, राज्य सरकार के पास, कि वो कैसे इसको देखेगी। तो अभी हाल फिलहाल मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका एक EILP प्लेटफॉर्म ये है आपको लॉन्च किया है। कहाँ कहाँ लागू होता है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सारे, अगर आप इसको देखेंगे मैप को, तो दिस इज अंडर ILP रेजिम। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। राइट, ध्यान रखना है आपको, असम, मेघालय और त्रिपुरा नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है ऑप्शंस दे देके, तो ये ILP को कवर अप नहीं करता है। मणिपुर को हाल फिलहाल किया गया था, पहले मणिपुर भी इसमें कवर अप नहीं होता था। बाकी आप आराम से वीडियो को पॉज करके इस इन्फोग्राफिक को, द इंडियन एक्सप्रेस का बेसिकली इन्फोग्राफिक है, उसको आप कवर अप करेंगे तो आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज स्टेट एनिमल एंड बर्ड फॉर लद्दाख। लद्दाख ने अपना जो है स्टेट एनिमल वो अडॉप्ट किया है और उसका नाम है स्नो लेपर्ड। दिखाऊंगा आपको पिक अभी। और स्टेट बर्ड जो है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। और ये 2 साल के बाद आफ्टर इट वाज कर्व्ड आउट एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले एक स्टेट था उसके 2 टुकड़े किए गए, लद्दाख और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर अलग, दोनों को यूटी बनाया गया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि लद्दाख जो है लद्दाख मतलब वापस से इनको दोबारा फिर से
स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी के बजाय स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी देखेंगे क्या होता है। तो हाल फिलहाल स्नो लेपर्ड के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो हमारा स्टेट एनिमल है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा अंसिया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम इन विच दे लिव। तो जनरली पहाड़ी इलाकों पे इनको रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, राइट। इनको अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न हिमालयज में ये आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये आपको मिल सकते हैं। ईस्टर्न हिमालयज में ये आपको उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिल सकते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है, तो ठीक ठाक पोजीशन है। साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो शेड्यूल 1 में इनको कवर अप किया जाता है। It is also listed in the Convention on Migratory Species, affording the highest conservation status to the species both globally and in India. Right? तो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हेमिस लद्दाख को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई लद्दाख ने इनको ही अपना स्टेट एनिमल चुना है। ब्लैक नेक्ड अगर क्रेन की बात करें तो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रूस निग्रिकॉलिस। इनको टिबेटन क्रेन भी कहा जाता है। It is a large bird and medium-sized crane. Both the sexes are almost of the same size, but male is slightly bigger than the female. तो ऐसा बोला जाता है। A conspicuous red crown adorns the head. The high-altitude wetlands of the Tibetan Plateau, Sichuan, China, and eastern Ladakh are the main breeding grounds of the species. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत के पठार पे हो गया, सिंचुआन चाइना के अंदर हो गया, या फिर ईस्ट लद्दाख भारत के अंदर में। ये जो बर्ड है ज़्यादातर जो सर्दियों में लोअर एल्टीट्यूड्स पे अपना समय बिताते हैं। इन भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश इट ओनली कम्स ड्यूरिंग द विंटर्स। तो इनको जो है ठंड थोड़ा ज़्यादा पसंद है। आईयूसीएन की अगर हम स्टेटस पे बात करें तो नियरली थ्रेटेंड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 पे आते हैं, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। तो दोनों के दोनों शेड्यूल 1 में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। तो इस हिसाब से जो है आपसे यूपीएससी की जो परीक्षा, जो प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है, उसमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, उससे पहले चित्र देख लेते हैं। ये है हमारा स्नो लेपर्ड, और ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन। दिख रहा है आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन, राइट। चलते हैं अगले अपनी स्टोरी के ऊपर, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने 7 साल जो है सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। इनको लाया किस लिए गया था? तो वित्तीय समावेश यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनको लाया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना it ensuring access to various financial services to the excluded sections, that is weaker section। जो बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको एक तरीके से भारत के फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की ये एक पहल थी कि सबका बैंकिंग अकाउंट खुले, सबको अच्छे तरीके से सरकार जिस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करा रही है, उन सब का लाभ इन सब लोगों को भी मिले। तो ये जो स्कीम है, इसके बेसिकली 6 पिलर्स थे। कौन कौन से थे 6 पिलर्स? आइए वो देख लेते हैं। 6 पिलर्स थे: universal access to banking services, creation of credit guarantee fund, financial literacy program, pension scheme, basic saving accounts with overdraft facility of 10,000 rupees to every household, and micro insurance। तो ये 6 पिलर्स पे जो है इसको पूरा बनाया गया था। पिछले 7 सालों में क्या इसका इम्पैक्ट रहा? तो बेसिकली मील का पत्थर साबित हुआ है कुछ पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को लेकर। डीबीटी भी बहुत तेजी से दिखाई गई है, और कोविड-19 में जब सब कुछ बंद था तो इसी तरीके की मतलब एक डिजिटल सिस्टम ने, डिजिटल बेनिफिशियरी सिस्टम ने इस पे काफ़ी काम किया। पीएम किसान हो, चाहे फिर मनरेगा के तहत लोगों की आय बढ़ी हो, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवर, तो सभी पैमानों पे जो है इस योजना ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू टू द पुअर फॉर ब्रिंगिंग देयर सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, एंड एवेन्यू टू रिमिट मनी टू देयर फैमिलीज इन विलेजेस, besides taking them out of the clutches of the usurious money lenders and the DBTs via PM Jan Dhan accounts have ensured every rupee reaches its intended beneficiary and prevents systemic leakage। इसको कहते हैं थर्ड मील कनेक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज थर्ड मिल कनेक्टिविटी, जो पहले पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। 2000 के दशक में आप बात करेंगे तो उस वक्त पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। बीच में बहुत सारे मिडल मैन आ जाते थे, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन अब डीबीटी के कारण थोड़ा तो रिड्यूस हुआ है, थोड़े चैलेंजेस अभी बाकी हैं। क्या क्या चैलेंजेस है आइए वो देख लेते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इज पोजिंग अ मेजर हर्डल इन अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर रूरल इंडिया। तो अभी भी कहीं कहीं डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल कनेक्टिविटी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल इशूज़ हैं अभी भी साथ साथ, कि क्योंकि आपका सब कुछ इंटरनेट पर डिपेंड करता है। अगर आप बैंक में कुछ काम कराने गए हैं और इंटरनेट वहाँ नहीं चल रहा, तो फिर वो इंसान आपको क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि अभी नेट कनेक्शन नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो इसमें जो है आपके काफ़ी समय भी इसमें आपका चला जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, ये इश्यूज आते रहते हैं।
Most of the people are aware, but still so many are not turned around as they are not understanding the proper procedure. तो इसको कहते हैं lack of skills, मतलब वो जो है लोगों में अब तक डेवलप नहीं हुई है। अगर डिजिटल स्किल्स की बात करें या डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो वो जो है अभी तक डेवलप नहीं की गई है। आपसे एक बेसिक सा सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी तो क्रिप्टो करेंसी चल रही है बहुत ज़्यादा, राइट? बिटकॉइन वगैरह, इथीरियम वगैरह, क्रिप्टो करेंसीज और इंटरनेट, इन दोनों का ही कारण से आप एक नया सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी जैसा बोला जाता है कि इसमें किसी भी तरीके का स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, और अगर हम एक ओपन स्काई इंटरनेट इस तरीके की चीज़ें बना दे जिससे किसी का भी कंट्रोल ना हो, किसी भी स्टेट का कंट्रोल ना हो, दोनों को मर्ज कर दे, तो उससे आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, क्या आप बताएंगे? राइट, एक सिंपल सा सवाल जो मैंने आपको फूड फॉर थॉट पूछने के लिए दिया है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को और अगर ओपन स्काई इंटरनेट को हम क्लब करके कुछ बनाना चाहें जिसमें स्टेट का, किसी भी स्टेट का या किसी भी देश का कोई कंट्रोल ना हो, तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी आउटकम्स हो सकती हैं? आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा, इस तरीके के सवाल आपको मेंस में जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले स्टोरी के ऊपर, दैट इज पीसा ओईसीडी द फील्ड ट्रायल ऑफ पीसा। पीसा का मतलब है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम सितंबर 2021। तो पीसा का क्या मतलब है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है 2021 से, तो अगले महीने यानी इसी महीने ही इनमें कुछ फील्ड ट्रायल जो है स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिकली ये है क्या फील्ड ट्रायल? ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड टेस्ट है जो कि 15 साल के बच्चों को दिए जाएंगे ताकि ये देखा जा सके कि उनकी रीडिंग एफिशिएंसी क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस तरीके से हैं, साइंस लिटरेसी क्या है, राइट? It is an international survey coordinated by OECD and was first conducted in 2000। तो सबसे पहले 2000 में किया गया था, अब दोबारा जो है सितंबर 2021 के में किया जाने वाला है। भारत और पीसा की बात करें तो भारत ने पीसा टेस्ट में सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, और वो भी कौन से सन में? 2009। तो ये लाइन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। In this round of PISA, where students from Himachal Pradesh and Tamil Nadu sat for the test, India ranked 72nd out of 73 countries, outranking only Kyrgyzstan। तो ये तो भैया हो गई मतलब मटिया पलीत। Since then, India has strayed away from the test until now. For students from Chandigarh will be sitting for the test in 2022. Originally, the main PISA survey was scheduled for 2021, लेकिन फिर पैंडेमिक आया, पैंडेमिक की वजह से इसे एक साल पोस्टपोन किया गया है। Learning from participation in PISA will help to introduce competency-based examination reforms in the school system and help move away from the rote learning. The CBSE and NCERT will be part of the process and activities leading to the actual test. It would lead to recognition and acceptability of Indian students and prepare them for global economy in the 22nd century. OECD की जहाँ तक हम बात कर सकते हैं तो OECD 1961 में इसका गठन किया गया था। इसमें 38 मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन भारत पीसा में पार्टिसिपेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द की पार्टनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गोल टू शेप पॉलिसीज दैट फॉस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेलबींग फॉर ऑल। तो ये जो लाइनें हो गई ये आपका हो गया टेम्पलेट। मैं इनको टेम्पलेट कहता हूँ, ये लाइन आप कहीं भी लगा सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो IMF हो, WTO हो। तो मेंस वेंस की परीक्षा अगर आ रही है तो बिल्कुल ऐसे कैसे आप लगा सकते हो कि इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन having a goal to shape policies that foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर में। ये आप लाइन हर जगह नहीं लगा सकते, सबके हेडक्वार्टर्स अलग अलग होते हैं। FATF का भी हेडक्वार्टर यहीं पर ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। चलते हैं अगली स्टोरी के ऊपर, और हमारी आज की फाइनल स्टोरी दैट इज लेथम्स स्नाइप। लेथम्स स्नाइप जो है वो लार्जेस्ट स्नाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कुछ स्नाइपर जैसा ही लग रहा है, इसलिए इनका नाम स्नाइप रखा गया है। तो कहाँ पे है ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। मेनली ब्राउन कलर के होते हैं, जैसा पिक्चर में देख पा रहे होंगे। देयर एक्सेप्शनल आईसाइट हेल्प्स देम कॉन्स्टेंटली स्कैन फॉर द डेंजर्स एट नाइट व्हेन दे फॉरेज फॉर फूड इन ओपन वेड एंड मडी एरियाज। तो नेचर ने सबको जीने का, रहने का, हर चीज का जो है उनको एक तरीका दे रखा है। नेचर ने सबको बता रखा है कि उनको दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या दूसरे जो हैबिटेट के जो स्पीसीज हैं उनसे अपने आप को किस तरीके से बचाना है। इनके जो ब्रीडिंग्स है ज़्यादातर नॉर्दर्न जापान एंड पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न रशिया में देखे जाते हैं ड्यूरिंग मई जुलाई एंड स्पेंड्स द नॉन ब्रीडिंग सीजन सितंबर टू मार्च along Australia's eastern coast. Like other migratory shorebirds, it has incredibly endurance, undertaking a non-stop over oceanic flights between its breeding and non-breeding grounds. Hunting and wetland loss during the 20th century have contributed to a decline in Latham's snipe in southeastern Asia. ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी हंटिंग हो रही है, वेटलैंड भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, जिसके कारण जो है इनके स्पीसीज के ऊपर एक थ्रेट सा आ गया है।
The signing of Japan-Australia Migratory Bird Agreement in 1981, again this is a very important line, has stopped snipe hunting in both countries to some extent. इनके अगर स्टेटस की बात करें IUCN स्टेटस की तो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन अब कंसर्न की कैटेगरी में आने वाले हैं. Urban development countries to threaten Latham's snipe habitats as several snipe sites in eastern Australia are at risk from housing developments and large infrastructure projects. राइट, तो ये इसमें जो हलचल थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उसमें इनका नाम सामने आया था, दैट इज लेथम्स स्नाइप. आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न. ये है, आपको ध्यान रखना है. राइट, चलते हैं आगे एमसीक्यूज की तरफ. पिछले सेशन में जो हमने एमसीक्यूज लिए थे उनका आंसर देने का समय आ गया है. सबसे पहले हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एफएसडीसी एक्ट 2009. गलत है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो ये ऑप्शन ए गलत है. तो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 आएगा तो बी उड़ गया. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी गलत है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम नहीं करता है. सो दिस इज करेक्ट, माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है. राइट, तो ये तो बिल्कुल सही है. उर्जित पटेल वाली ये जो स्टेटमेंट है गलत है, ये रघुराम राजन की कमेटी थी. उर्जित पटेल की कमेटी नहीं थी. किसकी कमेटी थी? रघुराम राजन की कमेटी थी, जिन्होंने प्रपोज किया था द क्रिएशन ऑफ एफएसडीसी. तो तीसरा भी गलत है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी. आगे चलते हैं. हरिकेन पे अगर हम बात करें, हरिकेन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है. इट इज अ वायलेंट स्टॉर्म originating over the tropical and subtropical waters, बिल्कुल सही है. It constituted by a low pressure center, a close level atmospheric circulation and strong winds, बिल्कुल सही है. हरिकेन को होने के लिए आपके पास strong winds और low atmospheric circulation होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is accompanied by a spiral arrangement of thunderstorms which produce heavy rain, ये भी बिल्कुल सही है. And finally is all the above. राइट, अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में हरिकेन ईडा का नाम था. हरिकेन ईडा कौन से देश में आया था, ज़रूर बताइएगा. आपके लिए आज का एक और सवाल मैंने पूछ लिया है. तीसरे पे आते हैं. बायरा सियोल पावर स्टेशन, जिसे पूरा रेनोवेट किया गया था, ये कहाँ पर है? एंड इट इज लोकेटेड इन चंबा. चंबा कहाँ पर है? चंबा है हिमाचल प्रदेश के अंदर में. सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए. आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं. पहला है कि कार्बी आंगलोंग इंसर्जेंसी अभी न्यूज में हाल फिलहाल दिखाई दी थी, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? चार ऑप्शन है आपके पास. अपने आंसर्स को लॉक कीजिए, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए. दूसरा है प्रेसिडेंट कलर के ऊपर आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरूर बताइएगा. थर्ड इज सिम्बेक्स बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग. 4 ऑप्शन दोबारा आपके पास है. आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर्स को लॉक कीजिए, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेशन रखिए. लगातार हम आपके लिए ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे. गिव योर लव एंड सपोर्ट. टिल देन टेक केयर. नमस्ते, जय हिंद.